नमस्कार दोस्तों, भावी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम हमारी पिछली क्लास में राजस्थानी इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन किया था। कुछ अभिलेख हमने पिछले क्लासों में पढ़े थे, कुछ अभिलेख आज हम क्लास में करेंगे। देखिए, जो अपना पहला आज का जो अभिलेख रहेगा वो है कुंभलगढ़ का शिलालेख। देखिए, जो कुंभलगढ़ का शिलालेख है ये हमको महाराणा कुंभा की जो विजय अभियान थे या उनके बारे में और भी कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि उनके अलावा भी जो गुहिल वंश हैं या उनके जो वंश क्रम है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें बात करूं इस शिलालेख की कि ये कहाँ से अपन को प्राप्त होता है, तो ये कुंभलगढ़ से अपन को प्राप्त होता है। कुंभलगढ़ में एक कुंभ श्याम का मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम के मंदिर से ये हमको प्राप्त होता है। कुंभ श्याम के मंदिर को हम मामा देव मंदिर भी कहते हैं। ये हमको कुंभ श्याम के मंदिर से प्राप्त होता है, जिसको हम मामा देव का मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर कहाँ है, तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत ही है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम का मंदिर है। कुंभ श्याम के मंदिर को हम मामा देव का मंदिर भी कहते हैं। यहीं से ये अभिलेख हमको प्राप्त होता है। इस अभिलेख से हमको जो महाराणा कुंभा है, राणा कुंभा के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके विजय अभियानों के वगैरह के इनके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण शिलालेख है ये। अब ये अभिलेख की समय की बात करें तो इसका अभिलेख का जो समय है वो है 1460 ईस्वी। ये जो शिलालेख है वो 5 शिलाओं पे लिखा गया था। पांच शिलाओं पे उत्कीर्ण ये शिलालेख है। 1460 ईस्वी में संस्कृत भाषा के अंतर्गत संस्कृत भाषा और नागरी लिपि संस्कृत भाषा का नागरी लिपि में लिखित या उत्कीर्ण ये शिलालेख 5 शिलाओं पे उत्कीर्ण है। अब देखिए, जो ये 5 शिलालेख हैं, शिलाएं हैं, ये 5 शिलाएं वर्तमान में मौजूद नहीं हैं। इसमें से सिर्फ 3 शिलाएं तो मौजूद हैं। तो पहली, तीसरी और चौथी, ये शिलाएं वर्तमान में मौजूद है। पहली, तीसरी और चौथी। दूसरी का भी कुछ पार्ट है पर संपूर्ण नहीं है। एक टुकड़ा उसका मिला है। दूसरी शिला का भी 5वीं शिला उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। तो ये 5 जो शिलाएं हैं, इसमें देखिए उस समय के जो कुंभलगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति थी, या वहाँ पे एक मंदिर है, एक लिंग का, उस मंदिर वगैरह को जानने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभिलेख है। उस समय के जो कुंभलगढ़ का जनजीवन था उसके बारे में, या चित्तौड़ का जो प्राकृतिक वातावरण था उसके बारे में जानने के लिए ये शिलालेख अपने काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस शिलालेख से अपन को गुहिल
वंश की जानकारी भी मिलती है। तथा जो कुंभलगढ़ में या मेवाड़ के जो महाराणा हुए थे, मेवाड़ के महाराणाओं की जो सूची है उसको जानने के लिए भी ये शिलालेख है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको क्रम वाइज जानने के लिए ये शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है। अब देखिए, जो एक के महाराणा हुए थे राणा हमीर, इस शिलालेख में इनके लिए एक शब्द यूज हुआ है, वो शब्द है विषम घाटी के पंजन। मतलब शेर। पंजन का मतलब होता है शेर। ये राणा आमिर के लिए इस शिलालेख में ये शब्द यूज हुआ है। तो अब देखिए, इसके बाद में अब हम एक एक इसकी शिलाओं के बारे में बात करें कि कौन सी शिला से क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो जो पहली शिला है, पहले मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। जो कुंभलगढ़ शिलालेख है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम का मंदिर है, जिसको मामादेव का मंदिर भी कहते हैं, वहाँ से प्राप्त हुई है। जो ये कुंभलगढ़ शिलालेख है 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। 1460 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। इसमें राणा कुंभा के बीजों वगैरह के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, लिपि है वो नागरी लिपि है। इसमें हमको गोहिल वंश की जानकारी भी मिलती है। जो मेवाड़ के महाराणाओं की सूची है वो भी क्रम वाइज जानने के लिए ये अपने पास महत्वपूर्ण एक साधन है। उसके अलावा जो अपने पास में इन 5 शिलाओं में जो इस समय उपलब्ध जो शिलाएं हैं वो पहली, तीसरी और चौथी शिला है। इसमें जो राणा हमीर है, महाराणा है, उनके बारे में एक शब्द यूज हुआ है विषम घाटी के पंजानन, मतलब शहर, शेर। तो जो राणा हमीर है उनको शेर इसमें कहा गया है। अब देखिए, हमें जो पहली शिला है उसकी बात करें। देखिए, जो पहली शिला है उससे जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, एक तो इसके अंदर 68 श्लोक हैं। इन 68 श्लोकों में 68 श्लोकों में जो कुंभलगढ़ के लिए जो यूज हुआ है वो उस कुंभलगढ़ को तीर्थ स्थान कहा है। इसमें खास तौर पे जो यहाँ पे एकलिंग जी का मंदिर है और कुटिला नदी, कुटिला नदी का इसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया है। देखिए, इसके अलावा भी इसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। एक तो चित्तौड़ की प्राकृतिक स्थिति है उसके बारे में वर्णन किया गया है। एक कुंभ श्याम का जो मंदिर है उसके बारे में वर्णन किया गया है। एक महालक्ष्मी मंदिर के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए, जो इनमें जो चित्तौड़ की प्राकृतिक स्थिति है उसके बारे में, कुंभ श्याम के मंदिर के बारे में, महालक्ष्मी मंदिर के बारे में, और एक के मंदिर और है
वो है समाधीश्वर मंदिर। इन मंदिरों के बारे में भी इस जो पहली शिला है उसमें वर्णन हमको मिलता है। तो जो पहली शिला है उसमें 68 श्लोक हैं। इसमें जो कुंभलगढ़ स्थान है उसको तीर्थ स्थान के बताया है। उसमें खास तौर पे जो एकलिंग जी का मंदिर है या कुटिला नंदी है उसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है। उसके अलावा जो कुंभलगढ़ की जो चित्तौड़ की प्राकृतिक स्थिति है उसके बारे में, कुंभ श्याम जी का जो मंदिर है उसके बारे में, महालक्ष्मी मंदिर है उसके बारे में, और एक समाधेश्वर मंदिर है इसके बारे में विशेष रूप से इसमें। उसके बाद में हम देखिए द्वितीय शिला के बारे में बात करते हैं। द्वितीय शिला, तो जो द्वितीय शिला है इसके अंतर्गत 69 से 111 तक श्लोक हैं। इसमें जो श्लोक है वो 69 से 111 तक है। जो द्वितीय शिला है उसमें देखिए विशेष रूप से एक जगह है वो है चित्रांग ताल, चित्तौड़ दुर्ग, और जो चित्तौड़ है उसको किसका तीर्थ माना है? वैष्णो। अब देखिए जो ये श्लोक है 69 से 111 तक श्लोक है उसके अंतर्गत एक तो चित्रांग ताल एक जगह है, एक वर्ड यूज किया है, एक चित्तौड़ दुर्ग के लिए यूज किया है, एक चित्तौड़ के लिए इसमें यूज किया गया है कि जो चित्तौड़ ये है ये वैष्णो धर्म जो वैष्णो संप्रदाय है उसका तीर्थ स्थान है। इसको चित्तौड़ को इसका तीर्थ रूप बताया है वैष्णो संप्रदाय का। उसके अलावा जो ये द्वितीय शिलालेख है उसके जो अंतिम 6 श्लोक हैं, अंतिम 6 श्लोक हैं वो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो गुहिल वंश के जो आगे जाके 2 शाखाओं में विभाजित हो गए थे। एक थी रावल शाखा, दूसरी थी राणा शाखा। तो जो इन दोनों में जो भिन्नता थी उसको समझने के लिए भी जो द्वितीय शिला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो एक जानकारी और मिलती है कि जो गुहिल वंश के एक शासक हुए हैं बाबा, इनके लिए एक वो है वर्ड, वो है विप्रय वंशीय। इनको विप्रय वंशीय कहा है इसमें, जो कि बड़े इसमें काफ़ी महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे द्वितीय शिलालेख से अपन को 69 से 111 तक श्लोक हैं। इसमें चितांग ताल, चित्तौड़ दुर्ग और चित्तौड़ को वैष्णो जो संप्रदाय हैं उसका तीर्थ रूप बताया है, तीर्थ स्थान बताया है। जो इसका अंतिम 6 श्लोक हैं उसमें रावल शाखा या जो राणा शाखा में जो गुहिल वंश का जो विभाजन हो गया था या उनमें जो भिन्नता है उसको समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बापा के लिए एक वर्ड यूज हुआ है वो है विप्रय वंशीय। तो देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं तृतीय शिला की। तृतीय शिला, तो जो तृतीय शिला है
इससे जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो एक तो गुहिल जो वंश है, गुहिल वंश का वंश वर्णन है। गुहिल वंश का वंश वर्णन इससे तृतीय शिला में किया हुआ है। उसके अलावा बात करूं तो जो इसमें एक बार फिर से जो बापा हैं उसमें उनको विपर्य शब्द यूज किया है। अब देखिए जो इस तृतीय शिला से अपन को जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है वो ये है कि एक ब्राह्मण है हारित नाम का। हारित एक ब्राह्मण है, वो इन्हीं की अनुकंपा से जो बप्पा हैं उनको जो मेवाड़ का राज्य मिला है इन्हीं की अनुकंपा से मिला है। तो इसके अलावा जो एक जानकारी मिलती है कि जो बापा हैं उसको इस शिला के अंतर्गत वंश प्रवर्तक कहा है। क्या बोला है? वंश प्रवर्तक। वंश प्रवर्तक, इसमें बापा को वंश प्रवर्तक कहा है। इसके अलावा एक जानकारी यह भी मिलती है कि जो राजा गुहिल हुए थे इस शिला में गुहिल को बप्पा का पुत्र माना है। देखो जो राजा गुहिल है उसको किसका पुत्र माना है? बप्पा को, जो कि गलत तथ्य जान पड़ता है या हमको ये भ्रम की स्थिति में पैदा करता है, क्योंकि ये आया है 8वीं शताब्दी में, वो भी आया 6ठी शताब्दी में। तो गुहिल के नाम से ही जिस वंश का नाम चल रहा था, गुहिल वंश, बप्पा जिस वंश से हैं गुहिल वंश, उन्हीं को बप्पा का इसमें पुत्र माना है। मतलब गुहिल को बापा का पुत्र माना है, जो कि गलत तथ्य जानने में आता है। इसके अलावा जो तृतीय शिला है उससे एक जानकारी ये भी मिलती है कि इसमें कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, कुछ, जैसे कि दास प्रथा, आश्रम व्यवस्था, या वैदिक यज्ञ, उसके अलावा बात करें तो जैसे कि उस समय में जो वहाँ के पाठन व्यवस्था थी, पाठन व्यवस्था, या उस समय के जो तपस्या होती थी। देखो इन सभी की विषयों के बारे में, दास प्रथा, आश्रम व्यवस्था, वैदिक यज्ञ, पाठन व्यवस्था, तपस्या आदि विषयों के बारे में इस तृतीय शिला लेख से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हमको, और वो बड़ी ही रोचक जानकारियां हैं। तो ये कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में भी वर्णन किया गया है। तो देखिए एक बार मैं तृतीय शिला लेख के बारे में दोबारा से बता देता हूँ। तृतीय शिला लेख में हमको गुहिल वंश का जो वंश वर्णन है उसकी जानकारी मिलती है। इसमें एक बार फिर से बप्पा को विपर्य कहा है। इसके अनुसार जो हारित है उन्हीं की अनुकंपा से बापा को मेवाड़ का राज्य मिला है। बापा को इसमें वंश प्रवर्तक कहा है, तथा इसमें राजा गुहिल जो गुहिल थे उनको बापा का पुत्र कहा है, जो कि गलत तथ्य जानने में आता है, क्योंकि बापा 8th सेंचुरी में आया है, ये 6th सेंचुरी में आया है। उसके अलावा कुछ सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी इसमें जानकारी प्राप्त होती है हमको, जैसे कि दास प्रथा है, आश्रम व्यवस्था है,
वैदिक यज्ञ है या पाठन व्यवस्था है, तपस्या है, आदि चीज़ों के बारे में भी इसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको मिलती। देखिए जो अपनी नेक्स्ट जो शिला है वो है चतुर्थ शिला। चतुर्थ शिला से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो हमको महाराणा कुंभा के जीवन के बारे में और उसकी विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए जो इसकी विजय जहाँ जहाँ हुई थी उसमें से कुछ नाम में इस शिला पे दिए हुए हैं, जिसमें से मैं कुछ आपको नाम बताता हूँ, जैसे कि योगनीपुर है और सपादलक्ष है, सारंगपुर है, मांडलगढ़ है, चंपावती हैं, और भी काफ़ी सारी जगहें थी, जैसे हमीरपुर है और रणस्तंभ है, आदि कई जगह थी जहाँ पे इनकी विजय हुई थी। उन सभी के बारे में इस शिला पे जानकारी प्राप्त होती है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों के बारे में बात करने के अलावा इसमें एक शासक है लाखा। तो लाखा का भी इसमें वर्णन मिलता है। लाखा की जो धार्मिक तुलादान, उनकी एक व्यवस्था थी धार्मिक तुलादान की जानकारी उनको इसमें से मिलती है। इसके अलावा इन्होंने जो विजय प्राप्त की थी, जहाँ जहाँ इन्होंने विजय प्राप्त की है, उन विजयों का इसमें वर्णन मिलता है। तो महाराणा कुंभा और लाखा के अलावा जो इसमें जिनकी विजयों के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो है हमीर, मोकल व क्षेत्र सिंह। तो महाराणा कुंभा के अलावा भी अपन को इसमें महाराणा लाखा की तुलादान की व्यवस्था और उसकी विजयों का वर्णन है। हमीर, मोकल एवं छत्र सिंह की विजयों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद में मैं बात करूं जो आज जो शिला है, अंतिम जो शिला है, इसके ऊपर अपन को सिर्फ इतना ही जानकारी प्राप्त होती है कि जो मेवाड़ है उसकी नागौर पर विजय का वर्णन है। और जो नागौर के जो शासक हैं, इसके लिए जो एक वर्ड यूज हुआ है वो है सकाधिपति। सिर्फ इसमें यही वर्णन मिलता है, इसके शासक का नाम नहीं दिया हुआ है। इसके लिए सिर्फ ये सकाधिपति वर्ड यूज हुआ है। और इसमें जो मेवाड़ है उसकी नागौर पे जो विजय प्राप्त की थी उसका वर्णन हमको मिलता है। तो ये अपना का कुंभलगढ़ शिलालेख है वो कंप्लीट हुआ है। देखिए जो अपना नेक्स्ट अभिलेख है वो है रसिया की छतरी का लेख। रसिया की छतरी का लेख। देखिए जो ये लेख है वो कब का है? वो विक्रम संवत 1331 का है। ईस्वी की मैं बात करूं तो 1274 ईस्वी का है। जो इस लेख के जो रचयिता हैं उनका नाम है वेद शर्मा। और जो इसके उत्कीर्ण करता है वो है सज्जन सिंह। देखिए जो ये रसिया की जो क्षत्रियों का लेख है, इसका देखिए जो प्रारंभ होता है
इस लेख में जो जानकारी जो उत्कीर्ण किया है लेखक ने, जो लिखा है, उसमें सर्वप्रथम में देवताओं की वंदना करना, देवताओं की प्रार्थना करना, वहाँ से शुरू किया है। उसके बाद में इसने जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश की, मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसकी प्रशंसा की है इसके अंतर्गत। इसके अलावा जो हमको जानकारी मिलती है इसी लेख से, वो जानकारी ये मिलती है कि जो रसिया की क्षत्रियों का जो लेख है, ये उस समय जो मेवाड़ है, मेवाड़ की जो प्राकृतिक स्थिति है, प्राकृतिक स्थिति, इसकी उपज, वृक्ष और पक्षी, इन सब के संबंध में जानकारी देता है ये लेख। जो मेवाड़ में उस समय जो उसकी प्राकृतिक स्थिति थी, वहाँ की जो उपज थी, वहाँ के जो वृक्ष है, वहाँ के पक्षियों वगैरह के जो संबंध था, उन सब के बारे में रसिक की क्षत्रिय की लेख ये हमको जानकारी देता है। इसके अलावा जो जानकारी देता है वो अपने पिछले लेख में भी पढ़ा था, कुंभलगढ़ के लेख में भी, वो बापा से संबंधित है। और जानकारी वो ही है कि बापा रावल ने आर्यत नाम का जो ब्राह्मण थे, उन्हीं की अनुकंपा से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया था। और इसमें भी राजा गुहिल को बापा का पुत्र बताया है। इसमें एक जानकारी ये भी मिलती है कि जो बापा है, उन्होंने एक स्तंभ किया था, वो यज्ञ स्तंभ, इसकी स्थापना की थी। यज्ञ स्तंभ की स्थापना की थी बप्पा रावल ने। इसके अलावा जो हमको जानकारी मिलती है वो मिलती है गुहिल से। एक गुहिल वंश में मेवाड़ के जो शासक हुए हैं उनका नाम है नरवर्मा। नरवर्मा तक का, इसमें गुहिल से लेकर नरवर्मा तक का जितने भी राजा हुए हैं उनकी उपलब्धियों का इनका इसमें वर्णन किया गया है। तो जो रसिया की क्षत्रियों का जो लेख है, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। इसका जो समय है विक्रम संवत 1331 है। ईस्वी की मैं बात करूँ तो 1274 ईस्वी का है। इसके जो रचयिता हैं वेद शर्मा नाम है, उत्कीर्ण करता है सज्जन है। जो इसमें जो वर्णन किया गया है, पहले तो इसमें देवताओं की वंदना से स्टार्ट किया है, प्रारंभ इसमें देवताओं की जो वंदना की है उनसे प्रारंभ किया है। उसके अलावा इसमें जो गुहिल वंश हैं उसकी प्रशंसा इसमें की है, उनके गुणगान इसमें गाए हैं। उसके बाद में जो इसमें बात की गई है वो मेवाड़ के जो प्राकृतिक स्थिति है उसकी उपज के बारे में, उसके वृक्षों के बारे में, उसके पक्षियों की संबंध में जो भी जानकारी है वो इससे लेख से मिलती है। उसके बाद में हमको जो बप्पा से, जो हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था, वही जानकारी मिलती है कि बप्पा आर्यत की अनुकंपा से मेवाड़ का राज्य प्राप्त करते हैं। इसके अलावा बापा को गुहिल का पिता बताया है। पापा द्वारा एक यज्ञ स्तंभ की स्थापना की गई थी तथा उसके अलावा जो राजा गुहिल है से लेकर नरवर्मा तक के शासकों की, जो मेवाड़ के शासक आए हैं, उन सभी के बारे में इस लेख से अपन को जानकारी प्राप्त। तो देखिए जो अपना नेक्स्ट अभिलेख है वो है सचिया माता का लेख। देखिए सचिया माता का जो लेख है वो ओसिया से प्राप्त हुआ है। सचिया माता का जो लेख है इसमें जो वर्णन किया गया है वो किया गया है मारवाड़ का जो राजनीतिक स्थिति थी उस समय की, उसके बारे में इसमें जानकारी दी है।
तथा इसमें एक शासक है केलहन तथा कीर्तिपाल। इन दोनों का इसमें वर्णन किया गया है। इस लेख के अनुसार केलहन महाराजा एवं जो कीर्तिपाल हैं वो मांडव्यपुर एक जगह है, वहां का आधिपत्य है, मतलब वहां का शासक है। ये जानकारी भी हमको इस अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा एक धारावर्ष की बीजे का उल्लेख इस लेख से मिलता है। तो जो सचिया माता का जो लेख है होशिया में, उससे हमको जो जानकारी मिलती है वो मारवाड़ के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। एक इसमें केलहन एवं कीर्तिपाल इन दोनों के बारे में वर्णन किया गया है। केलहन को महाराजा बताया है और कीर्तिपाल को मांडव्यपुर के आधिपत्य है। इसके अलावा धारावर्ष की विजय का उल्लेख इस लेख में किया गया है। जो अपना नेक्स्ट अभिलेख है वो है बसंतगढ़ का लेख। देखिए जो बसंतगढ़ का लेख है ये अपन को कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमको प्राप्त होता है सिरोही जिले के बसंतगढ़ से। इसका जो समय है बसंतगढ़ लेख का वो है विक्रम संवत 682 ईस्वी की मैं बात करूँ तो 625 ईस्वी। विक्रम संवत 682 का है। उस समय शासक कौन है? वो है वर्मलात। इस लेख के समय का जो शासक है वो कौन है? वर्मलात। इसमें जो जानकारी हमको लेख से जो जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी प्राप्त होती है कि जो वर्मलात है उसके अलावा एक राजिला नाम से एक शासक है अबूर्द देश का। कहाँ का? अबूर्द देश। तो देखिए ये इससे सिर्फ अपन को बसंतगढ़ से लेख से ये प्राप्त होता है कि ये सिरोही जिले के बसंतगढ़ से मिला है। विक्रम संवत 682 का लेख है और 625 ईस्वी की बात करते हैं। उस समय वहाँ का शासक कौन है? वर्मलात है। और एक के शासक है रज्जिला, वो कहाँ का स्वामी है? वो अबूर्द देश का स्वामी है। इसके अलावा एक की इसमें जो जानकारी मिलती है वो इम्पोर्टेंट जानकारी ये मिलती है कि जो सामंत प्रथा है, जो सामंत व्यवस्था थी, सामंत व्यवस्था या सामंत जो प्रथा है उसके बारे में भी इसमें हमको लेख में जानकारी प्राप्त होती है। वो है संघी ऋषि का लेख। देखिए जो सरंग ऋषि का जो लेख है ये अपना जो लेख कहाँ से मिलता है? तो ये एक मंदिर है, एक लिंगनाथ का, एक लिंग जी का मंदिर है। उसी के पास में इन ऋषि
का एक स्थान है। श्रृंगी ऋषि का स्थान, यहाँ से हमको ये लेख मिला है। ये जगह कहाँ है? ये है उदयपुर में। ये लेख कब का है? तो यह है 1428 ईस्वी का। इस समय जो मेवाड़ के जो शासक हैं उनका नाम है मोक्कल। तो देखिए, जो राणा मोक्कल हैं ये अपने धार्मिक गुरु हैं, उनकी आज्ञा से इनकी पत्नी को मुक्त कराने के लिए, इनकी पत्नी का नाम है गौरांबिका। गौरांबिका इनका पत्नी का नाम है। उसको मुक्त कराने के लिए इन्होंने श्रृंग ऋषि नामक स्थान पे एक कुंड की स्थापना की। ये जानकारी हमको इस अभिलेख से प्राप्त होती है। देखिए, जो इस लेख के जो लेखक हैं, रचयिता हैं, उनका नाम है कविराज वाणी विलास योगेश्वर। इन्होंने इस लेख की रचना की थी। इस लेख से जो हमको इसके अलावा जो जानकारी मिलती है वो है मेवाड़ के शासक लक्ष्मण सिंह हैं, छेतर सिंह हैं, इनके बारे में भी इस लेख से जानकारी प्राप्त होती है। इसके एक बार मैं वापस से आपको रिपीट करा देता हूँ। श्रृंग ऋषि लेख अपन को कहाँ से मिलता है? एकलिंगनाथ जी के मंदिर के पास में श्रृंग ऋषि का स्थान है, वहीं से अपन को ये लेख प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पे है? उदयपुर में। 1428 ईस्वी का ये लेख है। उस समय राजा कौन है? मोक्कल ने अपने धार्मिक के गुरु की आज्ञा मान के अपनी पत्नी गौरांबिका को मुक्त कराने के लिए एक कुंड की स्थापना करवाई थी श्रृंग ऋषि नामक स्थान पर। उसी के बारे में ये लेख लिखा गया है। इसके जो रचयिता हैं वो कवि राजा वाणी विलास योगेश्वर हैं। इसके अलावा जो इस लेख से जानकारी मिलती है वो मेवाड़ के शासक है लक्ष्मण सिंह, छेतर सिंह के बारे में भी इससे लेख से हमको जानकारी प्राप्त होती है। अपना अगला लेख है वो है रणकपुर प्रशस्ति का लेख। देखिए, जो रणकपुर प्रशस्ति का जो लेख है ये अपन को कहाँ से मिलता है? ये रणकपुर से मिलता है। रणकपुर में एक जैन मंदिर है, जैन चौमुखा मंदिर। जैन चौमुखा मंदिर है। वहाँ से ये लेख अपन को यहाँ लगा हुआ है, इस मंदिर पे लगा हुआ है। ये अभिलेख वहीं से प्राप्त होता है। इस लेख का जो समय है वो है 1439 ईस्वी का। इस लेख से एक जानकारी हमको ये मिलती है कि जो रणकपुर है, इसके जो निर्माता है वो कौन है? दीपा। रणकपुर के निर्माता कौन है? दीपा। ये भी जानकारी अपन को इस लेख से मिलती है। इस लेख से जो अपने बाकी जानकारी जो मिलती है वो मिलती है पप्पा से कुंभा तक मेवाड़ के शासकों की जानकारी, वो भी अपन को इस लेख से प्राप्त होती है। इस लेख में जो
इम्पोर्टेंट है वो है कुंभा की बीजे। कुंभा की बीजे है वो अलग अलग जगहों पे जैसे इन्होंने विजय प्राप्त की है, उसके बारे में इस रणकपुर प्रस्तुति लेख में लिखा हुआ है, जिसमें जैसे कि मंडोर है, चाकसू है, अजमेर है, मांडलगढ़ है, में सारंगपुर है, इन सभी आदि जगहों पे जो महाराणा कुंभा की जो विजय हुई थी उन सभी के बारे में भी इस लेख के अंतर्गत वर्णन किया गया है। इस लेख से एक जानकारी हमको ये भी मिलती है कि जो रणकपुर है उसकी उस समय की जो वहाँ की जो तात्कालिक धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जो स्थिति थी उसके भी हमको काफ़ी जानकारी इस लेख से हमको प्राप्त होती है। तो देखिए एक बार फिर से मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, रणकपुर जो प्रस्तुति लेख है वो अपना कब का लेख है, 1439 का। कहाँ लगा हुआ है? एक जैन मंदिर है रणकपुर में, जैन चौमुखा मंदिर, उसी पे लगा हुआ है। इससे एक जानकारी ये भी मिलती है कि जो रणकपुर के निर्माता हैं वो दीपा है। इस अभिलेख में मेवाड़ के जो शासक हैं, गुहिल वंश के जो शासक हैं, बप्पा से लेकर कुंभा तक के शासकों का इसमें वर्णन मिलता है, उनकी विजयों वगैरह का इनका वर्णन मिलता है। विशेष तौर पे महाराणा कुंभा की जो विजय थी उनके जैसे कि चाकसू, मंडलगढ़, मंडोर, सारंगपुर, अजमेर आदि जगहों पे जो विजय रही थी उसके बारे में इसमें अध्ययन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लेख है। उसके अलावा जो रणकपुर की उस समय की धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक जो स्थिति थी, तत्कालीन जो स्थिति थी उनकी, उसके बारे में अपन को इसकी जानकारी प्राप्त करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेख। देखिए जो नेक्स्ट अपना अभिलेख है वो है नगरी का लेख। देखिए एक नगरी का लेख आपने पहले भी किया था। उस नगरी के जो लेख है उसका समय था वो था 200 से 150 ईस्वी पूर्व का। ये जो नगरी का लेख है इसका जो समय है वो है 425 ईस्वी का। तो देखिए जो ये नगरी का लेख है ये हमको नगरी जगह से प्राप्त हुआ है। उत्खनन करता है D.R. भंडारकर। अभी ये जो लेख है वर्तमान में वो अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इस जो लेख की जो भाषा है वो है संस्कृत भाषा, एवं इस लेख की जो लिपि है वो है नागरी लिपि। इस जो लेख था इसकी लिपि हमको ज्ञान पता नहीं चल पाई थी, ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती लिपि थी। ये इसकी लिपि थी नागरी लिपि। उस लेख को अपन ने पूर्ण रूप से पढ़ भी नहीं पा रहे थे। हालांकि जो नगरी अभिलेख है इसमें भी कुछ वर्ड ऐसे दिए हुए हैं, जो शब्द ऐसे दिए हुए हैं जैसे कि एक तो है जयति, भगवान, विष्णु। एक शब्द तो ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कर्त, और एक इसमें जो शब्द दिया हुआ है वो है भगवान महा पुरुषा पादंबा। एक इसमें ये वर्ड भी दिया हुआ है प्रसाद, प्रसाद।
तो देखिए जो ये नगरी का जो लेख है इसमें हमको जयति भगवान विष्णु करत और भगवान महापुरुष पादाम्ब प्रसाद, ये इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों से हमें बता सकते हैं कि ये जो है लेख है ये भगवान विष्णु की जो पूजा है, भगवान विष्णु की पूजा से संबंधित है। जो नगरी अभिलेख है इसका समय कब है? 425 ईस्वी का है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? नगरी से प्राप्त हुआ। उत्खननकर्ता कौन है? डी आर भंडारकर हैं। यह भी कहाँ पे है? अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी जो भाषा है संस्कृत है, लिपि है वो नागरी लिपि है। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे कि जयति भगवान विष्णु करत एवं भगवान महापुरुष पादाम्बा प्रसाद, ऐसे कुछ इसमें वर्ड दिए हुए हैं। उनसे हम ये जानकारी प्राप्त मिलती है इससे कि इसमें विष्णु की पूजा से संबंधित जानकारी हम मिलती है। देखिए जो अपना नेक्स्ट जो लेख है वो है चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ के 3 लेख। तो जो अपना नेक्स्ट लेख है वो है चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ के 3 लेख। देखिए जो इनका समय है वो 13वीं शताब्दी का है, 13वीं सदी का ये लेख हैं। इन तीनों लेखों का जो संबंध है वो जैन कीर्ति स्तंभ से ही है, क्योंकि देखिए जो इस लेख में जो इसका वर्णन किया गया है, जो इसमें उल्लेख किया गया है, वो इसमें जैन जो कीर्ति स्तंभ के जो स्थापना करता है, जो इसके निर्माता करता है वो है शाहजीजा। शाहजीजा के जो वंशज है या शाहजीजा के बारे में या उसके वंशज के बारे में ही इस लेख के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो इसीलिए ये जो लेख है वो जैन कीर्ति स्तंभ से ही संबंधित है। देखिए जो इस लेख की जो शुरुआत होती है, जो इस लेख की शुरुआत होती है वो एक शासक दिनांक, तो इनका एक पुत्र था वो है नाय। इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उसी मंदिर के निर्माण से इस लेख के जो प्रारंभ होता है वो इस लेख से ही प्रारंभ होता है। और जो इसका दूसरा लेख है उसका संबंध है द्वाद से। जो दूसरे जो इसका लेख है उसका इससे संबंधित है, और जो अंतिम लेख है, जो अंतिम संबंध है वो इससे है, शाहजीजा से। इसके स्तंभ लेख के जो निर्माण का जो कार्य किया था उसका इसमें उल्लेख किया गया है। तो अपना जैन जो चित्तौड़ के जो जैन कीर्ति स्तंभ है उसके 3 लेख हैं, उसका तीनों का कीर्ति स्तंभ से ही संबंधित है। 13वीं शताब्दी का जो ये लेख है इसका जो स्थापना करता है वो शाहजीजा है। इसके जो शुरुआत में दिया है वो दिनांक के नाम के शासक था, उसके पुत्र था नाय। इसके द्वारा एक मंदिर निर्माण का कार्य किया गया था। इससे प्रारंभ हो करके सेकंड जो इसका लेख है उसमें उसका संबंध है शाहदाद से। उसके बाद में जो इसका थर्ड लेख है वो शाहजीजा जो इसके स्तंभ के स्थापना करते हैं उनसे संबंधित उसका उल्लेख या उसकी स्थापना का उल्लेख इसमें करते हैं। तो इस तरह से ये अपना अभिलेखों में अपने कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे अभिलेख हैं
जिनके बारे में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर फिर भी मैं उन लेखों के लिए आपको कल एक लिस्ट लिखवा दूंगा पूरी उन लेखों की, जिससे आपका कोई सा भी लेख आपको बचेगा नहीं। यहाँ तक अपना जो जिन लेखों का डिटेल में करवाना था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कल आपको एक लेखों का लिस्ट आपको लिखवा दूंगा और अपना अभिलेखों का काम कंप्लीट हो जाएगा। आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन दबाएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट्स करें उनके ऊपर। और आपको कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी हो किसी राजस्थान वैकेंसी के लिए तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद।